हेलो दोस्तों, आज 12 जनवरी 2024 सुबह के करीब 9:30 बजे हैं और आइए देखते हैं आज मार्केट में क्या चल रहा है। अब पहले तो हम हर रोज़ की तरह निफ्टी को देखेंगे और उसके बाद हमारे पसंदीदा स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। ये करने के बाद आज हम कुछ स्टॉक्स का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कल की तरह। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसने मुझे इन 5 स्टॉक्स का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए कहा है। ट्राइडेंट, IDFC, IRFC, रेल विकास निगम लिमिटेड और इजी ट्रिप प्लानर्स। तो हमारे पसंदीदा प्लैटिनम स्टॉक्स को देखने के बाद हम इन सब का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। वीडियो में बने रहिए इस एनालिसिस को देखने के लिए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं निफ्टी में क्या हो रहा है। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है और जैसे कि हमने देखा कल भी और आज भी ऊपर की तरफ ट्रेंड बरकरार है। हम अभी भी बुल रन में है। थोड़ा सा करेक्शन हमको कुछ दिनों पहले देखने के मिला और उसके बाद ये ट्रेंड ब्रेक होके वापस से बुल रन में चला गया है। तो इसको मैं अभी फिलहाल डिलीट कर देता हूँ और ये ट्रेंड बरकरार है। तो हमें बहुत ही केयरफुल होना है हम क्या खरीदते हैं। ज़्यादातर हमें थोड़ा थोड़ा बेच कर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, यही इसी में समझदारी है। तो आइए देखते कि आज हमारे पसंदीदा स्टॉक्स में क्या हो रहा है। मैं इन्हें सॉर्ट कर लेता हूँ आज के चेंज के मुताबिक। और सबसे पहला स्टॉक है कंटेनर कॉरपोरेशन। ये सबसे ज़्यादा गिरा है आज, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो ज़्यादा नहीं गिरा है और अपने लेवल से काफ़ी दूर है, तो करने के लिए कुछ नहीं। एशियन पेंट देखते हैं। एशियन पेंट मैंने आपको कल बताया था 3260 पे ख़रीदने के लिए। वो ट्रेंड अब वो डिमांड जोन ब्रीच कर चुका है और यहाँ पर आके हमें ये प्राइस मिल चुका होगा। अगर आपने बहुत सारा स्टॉक नहीं खरीदा है तो हमारा अगला पड़ाव 3232 रुपये है। तो हमें 3232 रुपये पे खरीदना चाहिए। एक्चुअली क्या है ये, एक मिनट रुकिए, देखते हैं। नहीं, अगला और कोई पड़ाव यहाँ पर है नहीं, यही एक पड़ाव था और इस पड़ाव पे हमने ऑलरेडी ख़रीद लिया है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री को हम लोग वापस से ऊपर ले लेते हैं। अगला पड़ाव यहाँ लगा देते हैं। मान लीजिए ये डिमांड जोन ब्रीच हो जाता है और नीचे जाना शुरू करता है तो हम 3101 पे और ख़रीदेंगे। पर फिलहाल अगर आपका ये वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया जो मैंने कल बताया था तो करने के लिए फ़िलहाल कुछ नहीं है। टाइटन देखते हैं। टाइटन भी करेक्शन में है तो सही थोड़ा सा, लेकिन अभी इसका अगला पड़ाव बहुत दूर है तो करने के लिए कुछ नहीं। टोरेंट फार्मा देखते हैं। टोरेंट फार्मा अपने ऊपर के ट्रेंड में फ़िलहाल बरकरार है। रिलायंस देखते हैं। रिलायंस करेक्शन में है। वैसे इसका अगला पड़ाव यानी कि टारगेट जो है हमारा 2792 वो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये वहाँ पहुँचने से पहले हल्का सा करेक्शन तो करेगा, तो कर लेने देते हैं। फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं। बजाज फाइनेंस में भी फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं। डिवीस लैब देखते हैं। हाँ जी, डिवीस लैब भी करेक्शन में है लेकिन फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं। PI इंडस्ट्रीज़ देखते हैं। हाँ जी, PI इंडस्ट्रीज़ भी अपने साइडवेज ट्रेंड में है फ़िलहाल। काफ़ी करेक्शन हुआ था इसका और यहाँ पर हमने कुछ खरीदे भी थे। अगला पड़ाव 3121 पे लगाया था। फ़िलहाल साइडवेज चल रहा है लेकिन इन द लॉन्ग रन ऊपर ही जाएगा, तो चिंता की कोई बात नहीं। डाबर देखते हैं। डाबर अपने अगले पड़ाव पे पहुंचने वाला है लेकिन फ़िलहाल कुछ नहीं, 1-2 दिन रुक जाते हैं। वोल्टास देखते हैं। वोल्टास भी बराबर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ देखते हैं। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ भी अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार। हेवल्स देखते हैं। हेवल्स भी ऊपर के ट्रेंड में है। रामको सीमेंट, चूँकि पूरा मार्केट ही अभी ऊपर चल रहा है तो ज़्यादा कुछ करने के लिए रहता नहीं है। 950 पे अगला पड़ाव है, इंतज़ार करेंगे। एस्ट्रल देखते हैं। हाँ, एस्ट्रल कहाँ है? हाँ जी, एस्ट्रल भी करेक्शन में तो है लेकिन अगले पड़ाव से दूर है। हमें 1677 पे ख़रीदना है, तो फ़िलहाल कुछ नहीं। ICICI बैंक देखते हैं। ICICI बैंक भी करेक्शन में है आज, इनफैक्ट थोड़ा फ्लैट है, थोड़ा ऊपर ही गया है, तो फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं। SRF देखते हैं। हाँ, SRF हमने ये लगाया हुआ है 2280 के आसपास का प्राइस। अनफॉर्चुनेटली ये मौका हमें मिलेगा नहीं। कोई बात नहीं, अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो हम अगले पड़ाव का इंतज़ार करेंगे। सफारी देखते हैं।
सफारी भी हमें ये मौका तो नहीं देगा, पर चलिए कोई बात नहीं, देखेंगे। टाटा कंज्यूमर देखते हैं। टाटा कंज्यूमर भी देखने जाओ तो अपने ऊपर के ट्रेंड में फिलहाल चल रहा है। टीसीएस भी ऊपर चल रहा है। तो ये हो गए हमारे पसंदीदा प्लैटिनम स्टॉक्स, और करने के लिए आज फिलहाल प्लैटिनम स्टॉक्स में कुछ भी नहीं है। आइए हम शुरू करते हैं आज का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो उसके लिए हमें जाना होगा स्क्रीनर पे। तो स्क्रीनर पे जाके हम पहला स्टॉक उठाएंगे। पहला स्टॉक था ट्राइडेंट। ठीक है, ट्राइडेंट बीएसई एनएसई दोनों पे लिस्टेड है। इनकॉर्पोरेटेड इन 1990, ट्राइडेंट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स, ट्रेड्स एंड सेल्स yarn, terry towels, bed sheets and paper chemicals। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। तकिया वगैरह बनाता है। नॉर्थ इंडियाज कमर्शियल एंड बैटरी पेपर, बाइबल एंड ऑफसेट प्रिंटिंग पेपर, तो पेपर वगैरह बनाता है। ठीक है, इसका चार्ट तो खैर हम बाद में देखेंगे। पीई रेशियो देख लेते हैं। अच्छा, इसका ये 24,000 करोड़ की कंपनी है, तो छोटी मोटी कंपनी नहीं है। और इसका ईपीएस थोड़ा हाई है फिलहाल। ठीक है, और पीई जो है वो लो है। तो आमतौर पे इसका उल्टा होना चाहिए, पीई ऊपर होना चाहिए और ईपीएस नीचे होना चाहिए, तब खरीदा जाता है। पर खैर इसका ट्रेंड एनालिसिस तो हम बाद में करेंगे ही। कंपनी हैज मेंटेन्ड हेल्दी डिविडेंड। हम डेटर डेज हैव इम्प्रूव्ड, मतलब अब पैसा उधार लौटाने में इनको समय कम लगता है। कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैव रिड्यूस्ड। पुअर सेल्स ग्रोथ, चलिए ठीक है, सेल्स देखते हैं। 27, 3,300, 3,800, 3,700 देखने जाए तो बात तो सही है, ज़्यादा सेल्स ग्रोथ जोर से हुआ नहीं है। नेट प्रॉफिट देखते हैं, 194, फिर गिरा 242, फिर 267, 372, 300। नॉट वेरी इम्प्रेसिव। देखने जाए तो पिछले 6-8 सालों से ये ठीक ठाक प्रॉफिट दे रहा है, ऊपर नीचे साइडवेज मूव बोल सकते हैं। 2022 में इसने ऑल्दो अच्छा दिया यहाँ पर नेट प्रॉफिट 834 करोड़, लेकिन फिर गिर के 442 करोड़ पे आ गया, तो नॉट वेरी इम्प्रेसिव। बैलेंस शीट तो लायबिलिटीज वर्सेस एसेट्स तो अच्छा ही है एक्चुअली। एसेट्स बढ़े हैं लेकिन लायबिलिटीज इतने नहीं बढ़े हैं, तो ये अच्छी बात है। कैश फ्लोज भी ठीक है। रेशियोज, डेटर डेज गिरे हैं जैसे कि हमने देखा, वो तो ऑलरेडी पता है। हाँ जी, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो 73 है, वहाँ से 72 हुआ, पर बहुत कम, मतलब हार्डली 0.05% के 0.06% के आसपास गिरा है। फिर बढ़ के वापस से 73 हो गया, और ये बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर शेयर जब बढ़ता है तो इससे ये पता चलता है कि प्रमोटर्स को कुछ ऐसा दिख रहा है जिससे उन्हें लगता है कि उन्हें और इन्वेस्ट करना चाहिए कंपनी में, तो उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, ये अच्छी बात है। एफआईआईज का शेयर भी देखने जाए तो बढ़ा ही है। डीआईआईज का शेयर भी बढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक का शेयर घटा है। 22 नहीं, पब्लिक का शेयर भी बढ़ा है, तो घटा किसका है? गवर्नमेंट का शेयर गिरा है। अदर्स का शेयर भी थोड़ा सा गिरा है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। चलिए ठीक है, मतलब इससे कुछ क्लियरली पता नहीं चला। यही पता चला कि प्रमोटर शेयर बढ़ा है, जिसका मतलब ये है कि प्रमोटर्स को इस कंपनी पे भरोसा है। उसके बाद आइए देखते हैं इसका कॉर्पोरेट एक्शंस। इसने स्प्लिट दिया था, आज तक बोनस दिया नहीं है। स्प्लिट एक बार दिया है 2019 में, अब फेस वैल्यू 1 हो चुका है, इसके आगे स्प्लिट मिलने का कोई चांस नहीं है। बोनस आज तक दिया नहीं है। डिविडेंड बराबर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये है। मैं इस कंपनी को फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से 2.5 से ज़्यादा रेटिंग नहीं दूंगा। ठीक है, आइए इसका आउट ऑफ 5 मैं 2.5 रेटिंग दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। आइए इसका देखते हैं ये क्या है, क्या कहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। तो मंथली चार्ट ठीक ठाक है, ये ऊपर गया था एक बार, फिर नीचे आया, अभी धीरे धीरे से वापस ऊपर जा रहा है। इस महीने बहुत तेज़ी से बढ़ा है, मुझे नहीं पता क्यों बढ़ा है, लेकिन बढ़ा तो है। अब अगर बढ़ा ही है
तो अब खरीद के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है। हम अगर ऐसा सोचे कि हाँ अभी और बढ़ेगा क्योंकि अभी बढ़ रहा है, तो ये सोच गलत है। तो हमें क्या करना है, हमें इंतज़ार करना है। ये गिर के प्राइस जब वापस 37 रुपये पे आएगा तब हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। पर चूंकि ये एक बहुत ही रिस्की स्टॉक है, हम इसका पक्का स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट लगाएंगे यहाँ पे 1:5 का अगर रेशियो, 1:4 भी अगर मिल जाता है, चूंकि ये रिस्की है, हम बहुत लालच नहीं करेंगे, लालच को कंट्रोल में रखेंगे। करीब करीब 4 का अगर रेशियो मिल जाता है तो हम इसमें से निकल जाएंगे। ठीक है, तो लॉस 2 रुपये 20 पैसे का, प्रॉफिट 8 रुपये 80 पैसे का। ठीक है, ये हमारा रहेगा आज का ट्रेड। तो आइए ट्राइडेंट बाय, एक मिनट, स्टॉप लॉस एट 34.95, टारगेट एट 45.95। ठीक है, अगला स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक क्या है? आईडीएफसी बैंक। आईडीएफसी बैंक ही है शायद, आईडीएफसी लिमिटेड या आईडीएफसी फर्स्ट, आईडीएफसी लिमिटेड होगा हाँ, क्योंकि उसने स्टॉक नेम बताया है तो आईडीएफसी ठीक है। ये तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इसका इन्वेस्टमेंट अभी भी लगातार बना हुआ है, और आईडीएफसी एएमसी में भी करीब 40% पकड़ा है, और फर्स्ट बैंक में 99%। ये अच्छी बात है। 20,000 करोड़ की कंपनी है, एनएसई और बीएसई दोनों में लिस्टेड है। आइए इसका पीई रेशियो देखते हैं। पी रेशियो इसका हाई है, तो अर्निंग्स पर शेयर पी रेशियो के मुताबिक हाई है, तो इसको तो खैर टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे। कंपनी डेट फ्री है करीब करीब। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 98.2%। कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैव रिड्यूस्ड, ये अच्छी बात है। सेल्स इतना अच्छा नहीं कर पाई पिछले कुछ सालों में। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बहुत अच्छा नहीं है। चलिए देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं। सेल्स तो हमने देखा कि इसने ज़्यादा अच्छा नहीं किया। देखिए ये 6,410 से 10,000 करोड़ के आसपास था, फिर 18 में सडनली गिर गया। गिरते गिरते अभी धीरे धीरे, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है। नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक है। बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, रेशियोज देखते हैं। डेटर डेज, हाँ तो अब डेट फ्री हो गई है तो डेटर डेज काफ़ी कम हो गए, 0 के आसपास आ गया है। पैसा तुरंत लौटा सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न 24.8 था, अब 24.25, 27, 23 हो गया, फिर 21.3 हो गया, 20 हो गया, 21, फिर 20 हो गया, फिर 21, फिर 20 हो गया, अभी 19 हो गया। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न गिरा है। लेकिन देखना है कि, लेकिन ये प्रमोटर्स है ही नहीं इसके, सारे एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट है। मतलब एफआईआईज ने डाइवेस्ट किया है, डीआईआईज का बढ़ा है। ठीक है, 7 से 14% के आसपास गया है। फिर भी लेकिन देखने जाए तो 23 में इसका 20% था, अभी गिर के 15 और फिर 14 हुआ है, तो ये अच्छी बात नहीं है। गवर्नमेंट का देखते हैं, 16 के आसपास बराबर बना हुआ है। पब्लिक का शेयर बढ़ा है, 42 था, 41 था, 47 और 49 हो गया है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसका कॉर्पोरेट एक्शन देखते हैं फटाफट। कोई स्प्लिट नहीं, कोई बोनस नहीं, तो इसको मैं दूंगा 2 फंडामेंटल स्टैंड पॉइंट से, तो इसे हम इन्वेस्ट इसमें नहीं करेंगे। ये देखते हैं एक बार फिर भी इसका ट्रेंड एनालिसिस कैसा रहा। मंथली चार्ट में जाते हैं, ये इसका मंथली चार्ट है। ओवरऑल ट्रेंड नीचे की तरफ है, तो मतलब बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वीकली चार्ट अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी खरीदने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर कहीं पे एक डिमांड जोन है जो अभी से बहुत दूर है, तो फिलहाल हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगला स्टॉक पकड़ते हैं। अगला स्टॉक है आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। बहुत अच्छे। अब ये एक पीएसयू है। आमतौर पे मैं पीएसयू में इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में करप्शन होता है और ये सब। लेकिन आईआरएफसी मुझे ठीक ठाक लगता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, पर ये मेरा कंप्लीटली गट फीलिंग है, किसी डेटा के ऊपर बेस नहीं है। पर चलिए देखते हैं कंपनी क्या करती है। तो ये एक पीएसयू है जो रेलवेज को फाइनेंस करती है।
borrows funds from the financial markets to finance the acquisition creation of assets which are leased out to the Indian Railways. So इंडियन रेलवेज को पैसा देने के लिए मार्केट से पैसा उठाती है, बस यही है उसका काम। 145 करोड़ नहीं, क्या है ये, पता नहीं क्या नंबर है ये 1,45,950 करोड़ की कंपनी, बहुत बड़ा मार्केट कैप है। तो NSE BSE दोनों में लिस्टेड है। इसका पी रेशियो अभी तो बहुत हाई है, इसका मतलब महंगा है, लेकिन खैर इसको हम टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड, स्टॉक ट्रेडिंग हाई, चलो ये तो बाद में देखेंगे। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज, टैक्स रेट सीम्स लो, कंपनी ठीक है। पीयर कंपैरिजन में नंबर 1 है। इसका सेल्स देखते हैं 4,000, 5,000, 6,000, 6,000, 7,000, 9,000, 9,000, 11,000, 13,000, 15,000, क्या बोलेंगे, ठीक ठाक सेल्स है। क्योंकि 11, 13, 15, 20, 23, 25 बढ़िया है। 25 इनफैक्ट इस साल तो काफ़ी अच्छा बढ़ा है, क्योंकि 3 ही क्वार्टर हुए हैं अभी तक, अभी 1 क्वार्टर और जाना बाकी है। प्रॉफिट भी अच्छा ही लग रहा है, एकदम लगातार ऊपर की तरफ बढ़ते चला जा रहा है। कैश फ्लोज इसके बहुत बढ़िया है। डेटर डेज पता नहीं है डेटर डेज में क्या हुआ, 0 से सडनली 4,000 क्यों हो गया, पर डेटर डेज को हम इतना इंपॉर्टेंस इस केस में नहीं देंगे, क्योंकि ये कंपनी ही एक फाइनेंस कंपनी है, तो फिलहाल छोड़ देते हैं। प्रमोटर शेयर 86% है और 86% लगातार बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है। FIIs 1.4 था, अभी 1.14 है, तो कम हुआ है। DIIs 4, 3, 2 कम हुआ है, मतलब पब्लिक का शेयर बढ़ा है, ये अच्छी बात है, बहुत बुरी बात है, ठीक है। हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए फंडामेंटल स्टैंड पॉइंट से। कोई बोनस नहीं, कोई स्प्लिट नहीं, इसको मैं 3 से ज़्यादा नहीं दूंगा रेटिंग, चूंकि ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, मैं 3 दे रहा हूँ, वरना तो मैं 2.5 ही देता था। आइए इसका टेक्निकल एनालिसिस फटाफट कर लेते हैं। क्या था, IRFC इसका मंथली चार्ट अगर देखें तो अच्छा है, बुरा नहीं है, बड़ा कंसिस्टेंटली बढ़ा है। वीकली चार्ट भी कंसिस्टेंटली बढ़ा है, डेली चार्ट भी कंसिस्टेंटली बढ़ा है। ये मौका ही नहीं दे रहा है हमें खरीदने का। अगर ये करेक्शन में जाता है तो यहाँ पे ख़रीदा जा सकता है। 111 रुपये का स्टॉक है, यहाँ पर एंट्री लेंगे। चूँकि ये कंसिस्टेंटली ऊपर गया है तो यहाँ पर मतलब मैं समझता हूँ ये स्टॉक ज़्यादा मतलब बुरा स्टॉक नहीं है, अच्छा स्टॉक है। तो इसलिए स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 99 पे फ़िलहाल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 99 तक जाएगा। तो और नहीं भी अगर स्टॉप लॉस लगाए तब भी मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, ये बढ़िया स्टॉक है, ठीक है। तो इसका नोट ले लेते हैं, नो ट्रेड हियर। IRFC बाय एट 101.20, दिस इज ए लॉन्ग टर्म स्टॉक, ठीक है। अब चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड, ठीक है, RVNL। अच्छा, इससे पहले हम यहाँ जाएंगे, फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। 42,000 करोड़ का कंपनी है। रेल विकास निगम लिमिटेड के लिए कोई डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है क्या करते हैं लोग। इसका पी रेशियो अभी हाई है। प्रोज सेल्स अच्छा है, कॉन्स प्रमोटर होल्डिंग गिरा है, चलिए देखते हैं। सेल्स अच्छा हमने देखा, प्रॉफिट 300, 400, 500, 600, 700, 900 बढ़िया है, इसका कोई प्रॉफिट में भी कोई दिक्कत नहीं है। कैश फ्लोज भी दिक्कत नहीं है। डेटर डेज गिरे हैं, ठीक है, 22 से 17 पे आया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न 87, ये थोड़ा सा गिरा है, लेकिन कहाँ गया है, तो अगर FII देखें तो ये बढ़ा है। FII पहले 0.31 पे था, अब करते करते 1.76, 2.45 और अब 2.32, तो ये अच्छी बात है। DIIs भी अगर देखें तो 9, 9, 9, 8, 7, 6, 6, 5, अच्छा DIIs का शेयर गिरा है और पब्लिक का शेयर बढ़ा है, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। कॉर्पोरेट एक्शन देखते हैं, नो बोनस नो स्प्लिट, इसका मतलब फंडामेंटल स्टैंड पॉइंट से मैं इसे 3 से भी कम दूंगा, 2.75 दूंगा। टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं फटाफट। रेल विकास निगम लिमिटेड मंथली चार्ट अगर देखें तो बहुत बढ़िया स्टॉक है। वीकली चार्ट अगर देखें तब भी बहुत अच्छा स्टॉक है। इसका यहाँ पर एक डिमांड जोन, यहाँ पर एक डिमांड जोन, लेकिन गुंजाइश कम है कि हमें मौका मिले खरीदने का, तो लेकिन हम इस पास वाले डिमांड जोन को लेके चल सकते हैं। तो एंट्री
अभी फ़िलहाल यहाँ एंट्री लगा के रखते हैं, ठीक है। और टारगेट ऊपर लगा देते हैं और इसका एक अलर्ट लगा देते हैं कि अगर ये कितना 180 180 175 175 के नीचे जाता है तो बाय RVNL at 170.85। चलिए हो गया, तो अलर्ट लगा के रखा है। इस ट्रेड को मैं लिख तो लूँगा लेकिन मुझे नहीं लगता ये ट्रेड हमें मिलने वाला है, ठीक है। बाय एट 170.85, SL 162.25, टारगेट 228.40, ठीक है। तो ये हो गया अपना RVNL। और फाइनली देखते हैं इजी ट्रिप प्लानर्स, ठीक है। तो ये BSE NSE दोनों पे लिस्टेड है, 9,000 करोड़ की कंपनी है। इसका बिजनेस जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ट्रैवल रिलेटेड, ट्रैवल बिजनेस में है। पी रेशियो देखते, पी रेशियो इसका अच्छा है, बहुत बढ़िया पी रेशियो, इसे खरीदा जा सकता है एक्चुअली अगर फंडामेंटली और टेक्निकली सब सही है तो। गुड क्वार्टर, डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट, कंपनी गुड रिटर्न ऑफ इक्विटी, स्टॉक इज ट्रेडिंग 15, ये तो बाद में देखेंगे। प्रमोटर होल्डिंग गिरा है, डेटर डेज बढ़ा है, चलिए ठीक है। ये नंबर 1 है मार्केट कैप में इस डोमेन में। सेल्स इसका बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ पर कुछ सालों तक बहुत गिरा था, लेकिन ये तो क्या कहते हैं, कोविड का समय था, उस समय तो गिरना बनता था क्योंकि कोई भी ट्रैवल नहीं कर रहा था। उसके बाद अभी धीरे धीरे वापस रिकवर कर रहा है। नेट प्रॉफिट इसका यही है, 2020 के आसपास गिरा था, उसके बाद अब रिकवर कर रहा है, तो ठीक ठाक है, बुरा नहीं है। कैश फ्लोज गिरे, हाँ ये डेटर डेज का सिचुएशन अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि बिजनेस वापस रिकवर कर रहा है, ऐसे में उधार लेकर अगर वापस करने में थोड़ा समय लग जाता है तो ठीक है, इतना मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अच्छा, प्रमोटर शेयर 74 था, 74 से गिरते गिरते अभी 2023 में गिरा है और 64 हुआ है। देखते गया कहाँ है। तो FIS का 4% था, 2%, अभी 2 हो गया है। DIS का 11% था, 2 हो गया, बहुत अच्छी बात नहीं है। पब्लिक का शेयर बहुत बड़ा है, तो ये फंडामेंटली मैं इसको 2.5 से ज़्यादा नहीं दूंगा। ये देखते बोनस और स्प्लिट का सिचुएशन क्या है। अच्छा जी, स्प्लिट दे चुका है, फेस वैल्यू अब 1 हो चुका है, आगे कोई स्प्लिट मिलेंगे नहीं। बोनस इसने 1 पे 1 दिया था 2022 में, और फिर नवंबर 2022 में फिर 1 पे 3 दिया था, तो बोनस मिलने की संभावना तो है इसमें, तो ये अच्छी बात है। इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं फटाफट, है। इजी ट्रिप प्लानर्स मंथली चार्ट अगर देखें तो ठीक ठाक है, नॉट वेरी इंप्रेसिव। ये ऊपर थोड़ा सा गया था, फिर वापस नीचे गिरा है, बताना मुश्किल है कि क्या होगा। लेकिन बात यह है कि 2 बातें हैं, अगर फंडामेंटल स्टैंड पॉइंट से अगर देखें, ठीक है, तो इसका सेल्स जो है अभी पिकअप होना शुरू हुआ है। तो 141, 138, 233, 430 और 3 क्वार्टर में 464 हो चुका है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात यह है कि नेट प्रॉफिट भी इसका धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। तो 147 था, अभी 3 क्वार्टर में 160 कर चुका है ये, ठीक है। तो 1 क्वार्टर अभी बाकी है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो अर्निंग्स पर शेयर जो है वो कम हो गया है इसका, लेकिन पी रेशियो बढ़ा है। तो पी अगर बढ़ जाए और EPS अगर कम हो, इसका मतलब ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुंजाइश तो है इन द लॉन्ग टर्म इसके ऊपर जाने की, थोड़ा सा एंट्री लिया जा सकता है स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। तो 41 रुपये 50 पैसे पे अगर हमें मिलता है ये स्टॉक, तो हम इसे खरीद सकते हैं। और ये टारगेट हम ऐसे ही लगा देते हैं कुछ, और इसका नोट ले लेते हैं। बाय एट क्या था 41.50, स्टॉप लॉस 39.55, टारगेट दिस नहीं, टारगेट इज 51.15, ठीक है।
तो ये रहा आज का दिन हमारा, आज का स्टॉक। हमने मार्केट को देखा, हमने देखा कि अभी भी बुल रन कायम है। हमने कुछ पसंदीदा स्टॉक्स देखे जिसमें करने के लिए आज फिलहाल कुछ भी नहीं था। उसके बाद मेरी एक अच्छी दोस्त के रिकमेंड किए हुए कुछ स्टॉक्स को हमने एनालाइज फंडामेंटली किया और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस किया और उसके बेसिस पे मैंने कुछ ट्रेड्स बताए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। एक बार फिर से याद करा दूं कि मैं कोई सर्टिफाइड या क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं। मैं सिर्फ ये बताता हूं कि मेरा लॉजिक इन्वेस्टमेंट करने का क्या है। अगर आपको ठीक लगता है तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात ज़रूर कीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता किसी भी प्रकार के रिटर्न्स की। मेरा ये इन सब वीडियोस को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम सभी लोग ढेर सारा पैसा कमाते रहें। धन्यवाद।